बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब। कल हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था, वो एक जस्ट इंट्रोडक्शन था और उसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ब के टाइप्स कितने हैं, क्योंकि कल जितने भी मैंने आपके टाइप्स बताए थे वर्ब के, वो सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि टाइप्स कितने हैं वर्ब के, और वर्ब इतना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्यों ज़रूरी है और क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले नंबर वन पर हम आते हैं, जो है हमारा टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब जिसे आप कहते हैं टू बी वर्ब। अब टू बी वर्ब क्या है? टू बी वर्ब यानी मौजूदगी शो करे। मौजूदगी शो करने वाले कौन से हैं आपके पास? मौजूदगी शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस भी है, पास्ट सिंपल टेंस भी है, फ्यूचर सिंपल टेंस भी। आप उसको सिंपल टेंस कहे या टू बी टेंस का नाम दें, वो आप पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट टू बी टेंस के लिए आपके पास प्रेजेंट टू बी टेंस के लिए जो प्रेजेंट टू बी टेंस है, उसके लिए आपके पास है इज, एम और आर, ये हैं। और पास्ट टू बी टेंस के लिए आपके पास जो है, पास्ट टू बी टेंस के लिए आपके पास है वॉज एंड वर। फ्यूचर सिंपल टू बी टेंस के लिए आपके पास है, फ्यूचर टू बी टेंस के लिए आपके पास है शैल बी या फिर विल बी। ठीक है, शैल बी या फिर विल बी, ये आपके पास हैं टू बी टेंसेस के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इनसे आप टू बी टेंस को कैसे समझेंगे? क्योंकि इज एम आर न सिर्फ आपके टू बी टेंस भी हैं, पर आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा मैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। तो यहाँ पर एज ए टू बी वर्ब कैसे हम इनको शो करेंगे? ऐसे शो होगा कि इनके जब भी जुमले बनेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप टू बी वर्ब देंगे इनमें से कोई भी एक, इज, एम या आर। अगर प्रेजेंट का होगा तो वो देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इज दे देता हूँ या एम या आर दे देता हूँ, कुछ भी, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट जिसे आप कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। अब यहाँ पर इज जो है, यहाँ पर ये आपका क्या है? टू बी टेंस है, टू बी वर्ब है। ठीक है, और प्रेजेंट में है, इस वजह से हम इसको इज है, इस वजह से हम इसको प्रेजेंट में कह रहे हैं। तो ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर जो है कॉम्प्लीमेंट है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आ रहा, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये टू बी वर्ब है। पास्ट में अगर होगा तो लाजमी क्या कहेंगे? ही वॉज अ डॉक्टर। क्या कहेंगे? ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। अगर फ्यूचर में होगा तो हम क्या कहेंगे? ही विल बी डॉक्टर, ही विल बी डॉक्टर। ठीक है, तो ये टू बी टेंस हो गया। अब आप इसका नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, ये सारी वीडियोस जो हैं मैं ऑलरेडी अपनी चैनल के ऊपर लगा चुका हूं, जिसमें मैंने टू बी टेंस, हर प्रेजेंट टू बी टेंस को अलग से पढ़ाया है और उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स अलग से बनाए हैं। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। पर आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टू बी टेंस के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपकी रिपीटेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं और जो एडवांस चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ लेकर हम चलें। अच्छा, उसके बाद नंबर टू पर हम आते हैं। टू बी टेंस के बाद हम आते हैं ऑक्सिलरी पर, क्योंकि हमें यही जो हम पढ़ रहे हैं ना, टू बी टेंस, यही वर्ब हमें चाहिए होते हैं। ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब इसे कहा जाता है, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। अब यही ऑक्सिलरी आपके, फॉर एग्जांपल जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई इज है, ठीक है, एम है, आर है, उसके बाद वॉज, वर, ठीक है, और उसके बाद शल, विल, फिर डू, डज, ठीक है, डिड, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ETC। इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही है आपके, यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शल बी या विल, शल, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अब ये मददगार क्यों कहलाते हैं? यहाँ पर हम इनको कह रहे हैं, इज, एम, आर को क्या कह रहे हैं कि ये टू बी वर्ब हैं,
क्योंकि वो मेन वर्ब के साथ नहीं आ रहे, डायरेक्ट उनके साथ जो है कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इज एम आर आएंगे ये मेन वर्ब के साथ आएंगे, ये डू और डज भी आएंगे, डिड आएगा या हैज आएगा या हैव आएगा, ये मेन वर्ब के साथ आएगा। मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम इज को ही ले लेते हैं, तो हम कहेंगे ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर जो इज है, यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ आ रहा है, ये मेन वर्ब है आपका। मेन वर्ब किसे कहते हैं, मैं आगे चल के वो भी आपको बताता हूँ। मेन वर्ब वो होता है जो डायरेक्ट एक्शन शो करे, ठीक है ना। और ये इसको मदद कर रहा है, मेन वर्ब की मदद हो रही है इज के साथ। अगर इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इसकी मीनिंग पूरी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से विल है, शल है, शुड है, 12 के 12 टेंसेस जो हैं आपने पढ़े होंगे। 12 के 12 टेंसेस आपके ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में से लेकर पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फिर अगर मैं आपको ये डिटेल में जाऊं तो वही बात हो जाएगी कि मुझे 12 टेंसेस फिर पढ़ाने पड़ेंगे। और मैं हर एक टेंस के ऊपर, जैसे टू बी टेंस है ना, इसी तरीके से इन टेंसेस के ऊपर भी, यहाँ पर जितने भी मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स रखे हैं, हर एक टेंस का, 12 टेंस के हर एक टेंस को अलग से मैंने चैनल पर अपने वीडियो पर बनाकर रखी है। आप सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में वहाँ से आ जाएंगे, हर एक टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 कौन सा है, हम आते हैं मेन वर्ब पर अब। ठीक है, ऑक्सिलरी भी समझ में आ गया, टू बी भी समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं अब मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है, एक्चुअली एक्शन जो होता है वो मेन वर्ब शो करता है। काम जो होता है ना, जिसमें मूवमेंट हो, एक्शन हो, कोई ना कोई हरकत हो, तो वो जो शुरू होती है वो मेन वर्ब शुरू करता है। सही है जी। अब मेन वर्ब जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि वो रेगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और रेगुलर या इरेगुलर का जब कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे जहन में आते हैं कि हमारे पास वर्ब की कुछ किस्म हैं, किस्म नहीं सॉरी, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ शक्लें हैं, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहते हैं और फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये रेगुलर में भी आता है और फिर ये इरेगुलर में भी आता है कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है एंड देन फोर्थ फॉर्म है। तो फर्स्ट और फोर्थ का तो क्लियर है, क्योंकि फोर्थ जो आता है वो आता है आईएनजी के साथ, ठीक है। चाहे फिर आपका इरेगुलर वर्ब हो या फिर रेगुलर वर्ब हो, उसमें आप आईएनजी लगा देंगे तो वो आपका बन जाएगा फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पर मसला कहाँ पर होता है, मसला होता है एक सेकंड फॉर्म पे, दूसरा थर्ड फॉर्म पे। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म पे और तीसरा थर्ड फॉर्म पे। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो रेगुलर वर्ब होंगे ना, उनके हम डी या ईडी लगा देंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में। और जो इरेगुलर होंगे वो या तो तीनों फॉर्म्स सेम होंगे या तीनों डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी हिट की, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म भी हिट है और थर्ड फॉर्म भी हिट है। या फिर तीनों डिफरेंट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल स्पीक है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन, ठीक है। तो ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब में आ जाते हैं। अब ये पूरी ग्रामर जो है, उस ग्रामर के अंदर आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब मिलेंगे, और लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। क्योंकि आपके जितने भी मूवमेंट्स हैं, काम काम हैं, चाहे आप करें या मशीनें करें, कोई ना कोई वो काम कर रहे होते हैं, और काम करने के लिए उनको रेगुलर या इरेगुलर वर्ब की ज़रूरत होती है। और उसमें प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, जो भी ये फॉर्म्स जो हैं, हम फॉर्म्स क्यों पढ़ रहे होते हैं, फॉर्म्स इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमें किस टेंस में किसको इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए, पास्ट है तो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए, परफेक्ट है तो कौन सा, कंटिन्यूस है तो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी मैंने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पे भी और टेंसेस पे भी मैंने अलग से सारी चीज़ें जो है ना क्लियर कर रखी हैं। टेंसेस में ये जब आप टेंसेस 12 पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, आप जाकर सर्च कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये तो था मेन वर्ब। उसके बाद हम आते हैं जी नंबर 4 पर। नंबर 4 पर हमारे पास कौन सा है, नंबर 4 पर आप समझ लें है आपके पास कौन सा,
ट्रांजिटिव कैसे, ट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, पहले हम ट्रांजिटिव करेंगे, उसके बाद हम इंट्रांजिटिव को करेंगे। पहले तो हम ट्रांजिटिव समझ लें कि व्हाट इज अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसका डायरेक्ट असर हो ऑब्जेक्ट पर, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जिसका। ठीक है, यानी वो वर्ब जिसका डायरेक्ट हो असर किस पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर कह रहे हैं कि आई ईट एप्पल, आई ईट एन एप्पल फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखें जो ईट है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर जो है आपके ऑब्जेक्ट पर हो रहा है और एप्पल पर हो रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इंट्रांजिटिव पर। ठीक है, नंबर 5 पर आते हैं इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो वर्ब जिसका डायरेक्ट, इंट्रांजिटिव जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, यानी जिसका असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ना हो। अब इसी को ही मैं ले लेता हूँ, ईट को फॉर एग्जांपल, आई ईट विद स्पून, आई ईट विद स्पून। अब यहाँ पर देखें, एक तो ये ईट है, ये इंट्रांजिटिव हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्पून थोड़ी है, काम जो है वो स्पून पर नहीं हो रहा ना, काम किसी दूसरी चीज पर हो रहा है, मगर ये स्पून जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हम कह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस ईट और स्पून के बीच में भी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में भी ये प्रीपोजिशन आ रहा है। तो जब भी किसी उसमें आएगा मतलब प्रीपोजिशन आएगा, तो आप समझ लें वर्ब से, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, चाहे वो टू आ जाए, इन आ जाए, एट आ जाए, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वर्ब जो होगा वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। अब फायदा क्या है भाई, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का फायदा क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बन सकते हैं, यू कैन मेक देम द पैसिव वॉइस, बट इंट्रांजिटिव के नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। यू कैन नॉट मेक द पैसिव वॉइसेस of intransitive verbs, but you can make the passive voice of transitive verbs. Why? Because there is a direct object, it is accepting the effect of the verb directly, and therefore we can change it. But if there is no direct object, or maybe sometimes the verb must have the preposition before its object, then it will never be changed into passive voice. अब आप कह रहे होंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। अब पैसिव वॉइस पे भी मैंने अलग से जो है ना वीडियोस बनाई हैं, हर एक पैसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी मैंने पैसिव वॉइस बनाया है, पास्ट सिंपल टेंस का भी मैंने पैसिव वॉइस बनाया है, फ्यूचर सिंपल टेंस का, मतलब हर एक पैसिव वॉइस को मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियो में बनाया है। आप जाकर सर्च कीजिएगा, आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो आज के हिसाब से मैंने मुझे जो था वो कंटिन्यू करना था, कि आपको डिटेल में बताना था कि ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स जो हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर ऐड करवा दूँ।